दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे रतन टाटा जी के जीवन और उनकी संघर्ष एवं शादी के बारे में। और अब कौन होगा उनका संपत्ति का मालिक? रतन टाटा, जिनका निधन 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में 86 वर्ष की आयु में हुआ, एक महान उद्योगपति और समाज सेवी थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को विश्व भर में एक प्रतिष्ठित कंपनी के रूप में स्थापित किया और अपनी नेतृत्व क्षमता से भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका जीवन संघर्ष, नवाचार और समाज सेवा का एक अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रतन टाटा जी के लिए कमेंट बॉक्स में RIP जरूर लिखें। रतन टाटा जी के निधन के बाद सबसे पहला सवाल पूरे देशवासियों के मन में चल रहा होगा कि अब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो आपको बता दूं, रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान अब N चंद्रशेखरन के हाथों में है। उन्होंने 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार संभाला था। N चंद्रशेखरन इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। रतन टाटा जी ने CNN के साथ एक पुराने इंटरव्यू में रतन टाटा ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में खुलासा किया कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ और हर बार शादी करने के करीब पहुंचे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें हमेशा पीछे हटने पर मजबूर किया। उन्होंने उस समय को याद किया जब वह अमेरिका में रहते हुए किसी से शादी करने वाले थे, लेकिन 1962 के भारत-चीन युद्ध के कारण उन्हें भारत आना पड़ा था, जिसके कारण वहां भी शादी नहीं कर पाए थे। दोस्तों, अगर कहा जाए भारत ने अपना रतन खो दिया है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये वो शख्स थे जिसने जिस कंपनी पर अपना हाथ दिया, सब कंपनी को मुनाफे में ला दिया था। जब भारत में कोरोना का काल चल रहा था, तब भी रतन टाटा सर ने देश को 500 करोड़ का योगदान दिया था। रतन टाटा सर ने 165 करोड़ लगाकर कुतों का अस्पताल मुंबई में बनाए थे और IIT मुंबई को लगभग 100 करोड़ रिसर्च के लिए योगदान दिए थे। देश में कई बड़े से बड़े संकट में खड़े रहे हैं। सबसे पहले रतन टाटा सर की जीवनी और उनके संघर्ष के बारे में जान लेते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, भारत में हुआ था। उनका संबंध एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार से था। उनके पिता का नाम नवल टाटा था, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। रतन के माता पिता का तलाक उस समय हो गया जब वे बहुत छोटे थे और उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और फिर कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला और संरचनात्मक इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त किए थे। आगे उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किए थे। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में काम करना शुरू किया। उन्होंने शुरुआत टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर एक साधारण कर्मचारी के रूप में की, जहां उन्होंने कामगारों के साथ काम किया और उद्योग की बारीकियों को समझा। इस अनुभव ने उन्हें उद्योग के निचले स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक के कार्यों को गहराई से समझने का मौका दिया। 1971 में रतन टाटा को नेल्को, नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी बनाया गया, जो उस समय घाटे में चल रही थी। उन्होंने कंपनी की स्थिति सुधारने का प्रयास किए थे, लेकिन कई आर्थिक और बाहरी चुनौतियों के कारण कंपनी को स्थिर नहीं किया जा सका। इसके बाद रतन टाटा को विभिन्न परियोजनाओं में कार्य करने का अनुभव मिला और उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता को और निखारा। 1991 में जब JRD टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली, तब रतन टाटा को समूह का अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय टाटा समूह एक बड़े लेकिन बिखरे हुए साम्राज्य के रूप में कार्य कर रहा था, जिसमें कई कंपनियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही थीं। रतन टाटा ने टाटा समूह की कंपनियों को एकीकृत करने और उन्हें एक संगठित इकाई के रूप में स्थापित करने पर जोर दिए थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने कदम जमाए। उन्होंने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। टेटली यह ब्रिटेन की एक प्रमुख चाय कंपनी थी, जिसे टाटा सन 2000 ईस्वी में खरीदे थे। कोरस टाटा स्टील ने ब्रिटेन की इस स्टील कंपनी को 2007 में खरीदा।
जिससे टाटा स्टील विश्व की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई। जगुआर और लैंड रोवर टाटा मोटर्स ने 2008 में ब्रिटेन की इन प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनियों को खरीदा। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को एक वैश्विक कंपनी बना दिया और रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल की। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नवाचार और परियोजनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इनमें से सबसे प्रमुख परियोजना थी टाटा नैनो। रतन टाटा का सपना था कि भारत में हर परिवार के पास एक किफायती कार हो और इसी सोच के तहत 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया गया। हालांकि यह व्यावसायिक रूप से बहुत सफल नहीं रही, लेकिन यह परियोजना रतन टाटा की सोच और उनकी समाज सेवा की दृष्टि को प्रदर्शित की। रतन टाटा केवल एक सफल उद्योगपति ही नहीं है, बल्कि वे एक समर्पित समाज सेवी भी हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। रतन टाटा का मानना है कि एक उद्योगपति की जिम्मेदारी केवल अपने व्यापार तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज के विकास और कल्याण में भी उनका योगदान होना चाहिए। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में कई परियोजनाओं का समर्थन किया है। रतन टाटा ने उच्च शिक्षा के लिए कई छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं और उन्होंने कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को भी दान दिया है। उनके योगदान से कई भारतीय छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला है। रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन वे अभी भी टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के विभिन्न बोर्डों के सदस्य हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे स्टार्टअप्स में निवेश करने और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में सक्रिय रहे हैं। वे तकनीकी स्टार्टअप्स और नवोन्मेषी विचारों का समर्थन करते हैं और कई युवा उद्यमियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। रतन टाटा का जीवन बहुत ही सरल और सादगीपूर्ण रहा है। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने व्यक्तिगत जीवन को हमेशा से ही निजी रखा है। वे कुत्तों से बेहद लगाव रखते हैं और उनके पास कई पालतू कुत्ते हैं। रतन टाटा की विनम्रता और सरलता उन्हें भारतीय व्यापार जगत में एक आदर्श व्यक्ति बने थे। आपको क्या लगता है, रतन टाटा जी का जाना देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है? आज ऐसा लग रहा है कि पूरा देश गम में है। ऐसा लग रहा है कि भारत ने सबसे बड़े हीरे को खो दिया है। अगर आप लोग भी रतन टाटा जी से प्यार करते थे तो कमेंट बॉक्स में रतन टाटा जी के आत्मा को शांति के लिए RIP रतन सर अवश्य लिखे। जय हिंद, जय भारत।